रोजाना लगभग 1 आउंस यानी 2000 जीन और क्रूड सोल के लिए 10 टेल्स पर जीन के हिसाब से जानवरों को खिलाने का खर्च रोजाना 40,000 से ज्यादा टेल्स का जा रहा था। रोड साइड स्टॉल से मेरी ही रोज की कमाई हो रही थी, जो बहुत छोटी लग रही थी। शाओकुआन के रहते यह कोई परेशानी नहीं थी। उसे अपने अंकल के नेटवर्क के जरिए मुफ्त में घटिया नमक मिल जाता था और बाकी का जुगाड़ वो ब्लैक मार्केट के मुनाफे से कर लेता था। मेरे पास ऐसा कोई चैनल नहीं था। मैंने ऑर्डर दिया कि ली हंग ने जो 2000 जीन अभी भेजे हैं उन्हें इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए सीधे चरवाहों के पास भेजे। फिर मैंने सनरा को आज रात के खाने के लिए 50 बेड़े काटने को कहा। अगर मैं जानवरों को खिलाना अफोर्ड नहीं कर सकता तो मुझे उन्हें खाना पड़ेगा। लेकिन बैम्बू गार्डन और हॉर्स रेंच के बीच करीब 4000 लोगों के होने के बावजूद हम इतने सारे जानवरों को इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकते थे कि समस्या हल हो जाए। मुझे जल्दी ही एक असली हल चाहिए था। इस बीच बलोन माउंटेन के गवर्नमेंट लैम्बर कैंप में 800 सजा पाए हुए सोल्जर्स मैदान में ट्रेनिंग कर रहे थे। बिना शर्ट के गटीले और खतरनाक आदमी जो कॉम्बैट ड्रिल्स कर रहे थे। उनमें जिंग ब्याओ नाम का एक विशाल आदमी भी था, जो कैप्टन का एक पुराना मिलिट्री कैप्टन था, कैपिटल का, जिसे भ्रष्ट रईसों के खिलाफ खड़े होने की वजह से देश निकाला दे दिया गया था। वह भाले के सिर्फ एक वार से लकड़ी के खंभे को चकनाचूर कर सकता था। वे वही लोग थे जिन्हें हंगवान मुझे मारने के लिए छोड़ने का प्लान कर रहा था। 800 ट्रेंड किलर्स मेरे घर की तरफ एक तोप की तरह टने हुए थे। मुझे अभी जीन बाओ के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं दूर गरजते तूफान की तरह इस बड़े खतरे को महसूस कर सकता था। मैजिस्ट्रेट अब एक लंबा खेल खेल रहा था। गवर्नमेंट लेबर कैंप में चीजें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे हंग वे ना ने प्लान की थी। 800 सोल्जर्स पहले से ही आग बबूला थे। उनका खाना जानबूझकर कम कर दिया गया था। जो आता था वो मुश्किल से खाने लायक था। भूसे के साथ ज्वार और पानी जैसे पतले दलिया, जिनमें चावल का नामो निशान नहीं था। जो लोग पूरा दिन पत्थर तोड़ने, लकड़ी काटने और डाकुओं से लड़ने में बिताते थे, उन्हें जानवरों की तरह खाना खिलाया जा रहा था। उनके लीडर्स 3 सगे भाई जैसे दोस्त थे। सबसे बड़ा यांगसंग एक पुराना कैवेलरी सोल्जर था जो शांत और समझदार था, जिसकी आंखें बहुत तीखी थी और वह लंबी तलवार चलाने में माहिर था। उसे भ्रष्ट अफसरों का गंदा काम करने से मना करने पर फंसाया गया था। दूसरा जिंग बाओ था, पहाड़ जैसा आदमी, कैपिटल का पुराना कैप्टन, जिसे रईसों के खिलाफ खड़े होने पर निकाल दिया गया। उसका भाला पेड़ को चकनाचूर कर सकता था। तीसरा शवाई था, जिसका नाम वाटर ग्लाइडर था, जो बहुत पतला, फुर्तीला और भयंकर रूप से तेज था। कि नेवले जैसे चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग था। जब 2 कांस्टेबल ने इस अपमानजनक खाने को लाकर रख दिया तो जिंग बाओ ने उन्हें लगभग वहीं मार डाला था। योंगसन ने उसे पीछे खींचकर रोका। फिर कांस्टेबल ने हंग वेन हा का मैसेज दिया। काउंटी में पैसे की कमी है, लेकिन पास में एक लोकल गुंडे द्वारा चलाया जाने वाला एक हॉर्स रेंच है जहाँ ढेर सारे मवेशी और भेड़े हैं। अगर सोल्जर्स खाना चाहते हैं तो वो वहां जाकर जो चाहे ले सकते हैं। जिंग बाओ का गुस्सा तुरंत खुशी में बदल गया। एक लड़ाई और मुफ्त का मांस, वह तैयार था। यांगसन ने स्ट्रैप को भांप लिया। मैजिस्ट्रेट अचानक उन्हें किसी और की संपत्ति की तरफ इशारा क्यों करेगा? यह सही नहीं लग रहा था, लेकिन उसके भाई भूखे थे और सभी 800 सोल्जर्स कुछ करने को तैयार थे। उसने उनके साथ जाने का फैसला किया ताकि जो कुछ भी असल में चल रहा है उसे उन्हें बचा सके। अगली सुबह मैंने अपना रोड साइड स्टॉल मुश्किल से खोला ही था कि मैंने उन्हें आते देखा। 800 बिना शर्ट के टैटू वाले वॉरियर सड़क पर घने व्यू में मार्च कर रहे थे, धूल उड़ाते हुए और कातिलाना इरादे के साथ। 2 विशाल आदमी रास्ता दिखा रहे थे। एक के पास भारी तलवार थी और एक के पास ऐसा भाला था जो किसी दीवार के आर पार जा सकता था। मेरे कस्टमर्स घबरा गए। लोग डर के मारे स्टूल ले गिर पड़े। सनेर का चेहरा सफेद पड़ गया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैंने कुछ और नोटिस किया। अचानक से मेरी टेबल पर एक पतला आदमी प्रकट हो गया था, जो मजे से मेरे एक मेमने की टांग खा रहा था और ऐसे जैसे वो शुरू से ही वहां बैठा हो। मैंने उसे आते हुए नहीं देखा था। मैंने उसे गोश्त लेते हुए महसूस भी नहीं किया। उस तरह की रफ्तार और छुप कर आने का मतलब सिर्फ एक ही था। वह आदमी एक असली मार्शल आर्टिस्ट था। कनेर उस चोट से भिड़ने के लिए आगे लपका, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। एक गोश्त के टुकड़े के लिए मैं एक वफादार आदमी नहीं खो सकता था। अभी भाले वाला वह विशाल आदमी जिंग बाओ मेरे सामने एक स्टूल पर दम से बैठा। उसकी आवाज दुश्मनी से गूंज रही थी। तुम ही वो
हो जिसने हॉर्स रेंज लिया है? श्याओ, वो मैं हूँ। बोल, क्या कर सकता हूँ मैं तेरे लिए? उसने मुंह बनाया, क्या कर सकते हो? आज मैं तुम्हें बर्बाद करने आया हूँ, लेकिन पहले मेरे लिए मांस लाओ और मुझे भरपेट खाना दो, फिर हम बात करेंगे। 800 हथियारबंद, भूखे और गुस्सैल आदमी उसके पीछे खड़े थे और 3 खतरनाक लड़ाके मेरी टेबल पर बैठे थे। हंगवेन हा का ट्रैप मेरी चौकट पर आ पहुंचा था। जिंग बाओ ने जमीन से अपना भाला खींचा। उसका ब्लेड ठोस जमीन में इतनी अंदर तक घुस गया था मानो वो मक्खन हो, और उसने उसे सीटी जैसे आवाज के साथ घुमाया, नोक को मेरी आंखों के ठीक बीच से 1 इंच दूर रोकते हुए। मेरे आसपास हर कोई चीख उठा। मेरे आदमी जम गए। नेड़ ने आगे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिले। बिल्कुल नहीं झिझका। मैं एकदम शांत खड़ा रहा और सीधा जिन बाओ की विशाल आंखों में देखा। इसलिए नहीं कि मैं डरा हुआ था, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं उस जैसे आदमियों के बारे में कुछ समझता था। वे हिम्मत की इज्जत करते थे, दबने की नहीं। एक गुंडे के सामने झुकने से सिर्फ जुल्म और बढ़ता है, डटकर खड़े रहने से इज्जत मिलती है। शांत दिखने वाला यांगसन मुझे अपनी पर की आंखों से देख रहा था। मैं महसूस कर सकता था कि वो मुझे एक बुक की तरह पढ़ रहा है। अगला शोर श्याओई योंगसन के बगल में आ गया था, अभी भी मेरी चुराई हुई टांग चबा रहा था और अपने उस नेवले जैसे चेहरे से मुझे परख रहा था। मैंने साफ साफ बोला ताकि हर कोई सुन सके, तुम्हारा स्पीयर बहुत तेज है, लेकिन इसका इस्तेमाल नियत्ते लोगों को लूटने और डराने के लिए करना क्या एक असली योद्धा यही होता है? एम्पायर की उत्तरी सरहद पर दुश्मन है जो हमारे लोगों को, गांव को जलाते हैं। अगर मेरे पास तुम्हारी ताकत होती तो मैं वहां बाहर उनसे लड़ रहा होता, किसी ऐसी चीज के लिए खून बहा रहा होता जो मायने रखती हो। हाँ, एक बेशर्म चेहरे के साथ खड़े होकर सड़क किनारे की दुकान से मांस नहीं चुरा रहा होता। पर एक शब्द ने जिन बाओ को एक हथौड़े की तरह मारा। उसका चेहरा लाल हो गया, की आंखों का खौफ गायब हो गया। उसने अपना भाला जमीन पर फेंक दिया। मुझे किसने कहा था कि ये आदमी एक गुंडा है या तो एक असली मर्द है? वह मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसने ठीक से माफी मांगने के लिए किसी और दिन आने, अपनी पीठ पर कांटे लाद कर लाने का के बारे में बड़बड़ा रहा था। चौई ने उस किनारे से उसे सही किया। इसे कांटों के गट्ठर के साथ माफी मांगना कहते हैं भाई। फिर यांगसन खड़ा हुआ। वह चलकर मेरे पास आया और पहली बार मैंने उन गहरी आर पार देखने वाली आंखों में गर्माहट देखी। छोटे भाई, तुम सच में एक कमाल के इंसान हो। उसने अपने हाथ जोड़े और सिर झुकाया। मैंने उससे कहा कि मैं कोई खास नहीं हूँ, बस रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक सीधा साधा आदमी हूँ जो ईमानदारी से बोलने में यकीन रखता हूँ। जिंगबाओ घुमा और अपने 800 आदमियों पर चिल्लाया जो अभी भी मुफ्त में खाने की उम्मीद में बैठे थे। उठो बेवकूफो, इस आदमी की इसके काम में मदद करो। अगले 1 घंटे के लिए 800 कन्विक्टेड सोल्जर्स ने वो हथियार जिसे हंगवा ने मुझ पर ताना था, उसी ने मेरे स्टाफ को कस्टमर्स की सेवा करने, सामान ढोने और स्टॉल साफ करने में मदद की। जो डरे हुए व्यापारी मेजों के नीचे छिप रहे थे, वे रेंग कर बाहर आए और वापस शराब पीने लगे। फिर यांगसन ने फिर से अपने हाथ जोड़े और कहा कि वे किसी और दिन मुझे ठीक से मिलने आने के वादे के साथ जा रहे हैं। हंगवेन हुआ ने मुझे इन आदमियों को मुझे बर्बाद करने के लिए भेजा था। इसके बजाय मैंने इन्हें पूरी तरह से कुछ और बना दिया था। जिंग बाओ, यांगसन और शाओसी, 3 बेहतरीन लड़ाके जिनके पीछे सैकड़ों वफादार सैनिक थे, मेरी इज्जत करते हुए वापस चले गए थे। मैजिस्ट्रेट का ट्रैप सिर्फ फेल ही नहीं हुआ था, उसने मुझे बिल्कुल वो दे दिया था जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, असली फौजी ताकत वाले पोटेंशियल एलीज। मैं इन आदमियों को यूं ही वापस नहीं जाने देने वाला था। तब तो बिल्कुल नहीं, जब किस्मत ने मेरी जरूरत की चीज सीधा मेरी झोली में डाल दी थी। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? तुम मांस के लिए आए थे, चलो ठीक से खाते हैं। हंगसन हिचकिचाया, पूरी स्थिति को लेकर शर्मिंदा था, लेकिन जिंगबाओ तुरंत चमक उठा। शाओजी ने अपनी नेवले जैसी मुस्कान दी और मान गया। जब उनके पीछे खड़े 800 आदमी बेताबी से चकोले खाने लगे तो हांगसोन ने भी हार मान ली। मैंने संघेर को दुकान चलाने के लिए छोड़ा और पूरा ग्रुप को लेकर हॉर्स रेंज के घास के मैदानों में गहरे अंदर एक झरने के पास ले गए। हमने 2 मोटे मवेशी काटे, हर एक में 600 जीन से ज्यादा मांस था और सब कुछ नमक और मेरे खुफिया मसालों के साथ विशाल बर्तनों में भर दिया। अब गोश्त पक रहा था, हम घास में बैठे मेरी सबसे बेहतरीन शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। नजारा बहुत सुंदर था, दूरी में चढ़ते हुए झुंड, ताजी हवा, बेहद सुंदर आवाज पानी के बहने की, है किसी पेंटिंग से बाहर निकली चीज जैसा महसूस हो रहा था। यांगसन ने सुबह के टकराव के लिए गहराई से माफी मांगी। जिन बाओ को मुझे लगभग अपने भाले से छेदने के लिए डांटा। जिंग बाओ ने खुद को सजा देने के तौर पर शराब के 3 कटोरे गटक लिए जो लगभग 30 टेल्स की कीमत के थे। फिर वो तब शर्मिंदा हो गया जब यांगसन ने उसका
हम बताएं। मैंने उसे हाथ से टाल दिया और कहा कि उन जैसे लोगों से मिलना चांदी से कहीं ज्यादा कीमती रहता है। जब खाना तैयार हुआ, 800 भूखे आदमी उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे उन्होंने महीनों से खाना ना खाया हो। जिंगबाओ ने कुछ ही सेकंडों में पसलियों का पूरा ढांचा साफ कर दिया था। शाओशी ने नजाकत से लेकिन पूरे मजे लेते हुए खाया। यंगसन ने बड़े बड़े निवाले चबाते समय भी अपना शांत और शालीन संयम बनाए रखा। सोल्जर्स एहसानमंद होकर खुलेआम रो रहे थे। कुछ ने कहा कि उन्होंने 1 साल से ज्यादा से मांस नहीं खाया था। यह सब इसलिए क्योंकि हांग वेन हाँ ने उनके खाने का बजट काटकर ना के बराबर कर दिया था। फिर यांगसन गंभीर हो गए। उसने मुझे सीधी आंखों में देखकर कहा, भाई सावधान रहना। उस भ्रष्ट मजिस्ट्रेट ने हमें धोखा देकर तुम पर हमला करवाने के लिए कहा था कि तुम एक मुजरिम गुंडे हो। यह साजिश फेल हो गई, लेकिन वह जल्दी कुछ और कोशिश करेगा। जिंगबाओ ने गोश्त के एक टुकड़े को अपने मुंह से फाड़ा और दहाड़ा। मैं कहता हूँ हम काउंटी सीट पर हमला करें और उस कुत्ते अफसर का सिर काट दे। मैंने अपना सिर ना में हिला। एक काउंटी मजिस्ट्रेट की हत्या करना खुद एम्पायर के खिलाफ बगावत करना था। हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक भ्रष्ट अफसर के खिलाफ पलटवार करना वह अलग बात है। तरीका मायने रखता है। हमें उसे तड़पाना होगा, वो भी बिना उसे हमें विद्रोही कहने का बहाना दिए। उसे वहां मारो जहां दर्द होता है, लेकिन कोई निशान पीछे मत छोड़ो। अंगसन की आंखें चमक उठी। वह आगे की तरफ झुका। भाई हमें बताओ क्या करना है। मेरे भाई और मैं तुम्हारे कदमों पर चलेंगे। एक ही सुबह में हांगविन हा के 800 लड़ाकू कुत्ते मेरे 800 साथी बन गए थे। असली लड़ाकू, हुनर वाले, 3 कसम खाए हुए योद्धा। भाइयों ने मेरे मकसद के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। मैंने भर्ती पर एक भी सिक्का खर्च नहीं किया था। बस 2 गायें, कुछ शराब और सच। मैजिस्ट्रेट को कोई अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी क्या पैदा कर दिया था। मैं करीब झुका और तीनों भाइयों को अपना प्लान फुसफुसाया। यह होंगवा के दोगलेपन को सबके सामने बेनकाब करेगा और उस गुड मैजिस्ट्रेट के नकाब को छीनने के लिए ऐसी साजिश थी जो वह लोगों के सामने पहनता था। एक बार काउंटी के नागरिकों ने देख लिया कि असल में वह क्या था, तो वह उस इकलौती चीज को खो देगा जो भ्रष्ट अफसरों को बचाती है, ईमानदारी का छलावा। हंसन प्लान को समझ गया और बोला, शानदार। जिनबाओ ने शराब का एक और कटोरा पटका और हंसी के साथ दहाड़ने लगा। शाओशी ने अपने हाथों से तालियां बजाई कि नेवले जैसी आंखें खुशी से चमक रही थी। मैंने उनसे कहा कि वह पेट भर के खाएं, पूरी 2 जानवर, 1000 जीन से ज्यादा गोश्त, लेकिन उन्हें चेतावनी दी कि कोई भी खाना वापस कैंप में ना लेकर जाए। अगर हांगवेन हाँ ने जासूसों के द्वारा पता लगा लिया तो वह जान जाएगा कि हम मिल गए हैं। अभी के लिए हमें सतर्क रहना होगा। वे जब भी खाना चाहते थे और फ्रेंच आ सकते थे और 800 आदमियों ने मांस का एक एक तिनका चट कर लिया। फिर यांगसन ने उनको इकट्ठा किया और जल्द लौटने का वादा करते हुए उन्हें वापस बैलिन माउंटेन की तरफ मार्च करवा दिया। उस रात हांगवेन हा हवेली में और श्याओकन बेचैनी से अपने जासूसों की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। श्याओकुन कमरे में टहल रहा था, मुझे बुरी तरह पीटे जाने की कल्पना कर रहा था। हांगवेन हा शांति से चाय पीते हुए बैठा था, पूरी तरह घमंड में। ढींगे हाँक रहा था कि शायन काउंटी को चलाने के इतने सालों में जिस भी दुश्मन को उसने निशाना बनाया था उसकी कब्र पर घास उगाई है। उसने मेरी मवेशियों की समस्या के बारे में भी मजे लिए, उसकी फैमिली की मुफ्त नमक की सप्लाई और उसके शोषण करने वाले टैक्स सिस्टम से मिलने वाले सस्ते अनाज के बिना और फ्रेंच के जानवर धीरे धीरे भूखे मर जाएंगे और मेरी कीमती जीत मेरी गर्दन के चारों ओर बंद कर एक पत्थर में बदल जाएगी। तभी उनका जासूस वोंग डेबिन बैलिन माउंटेन से अपनी रिपोर्ट के साथ लौटा। उसने पूरा दिन यांगसेन के ग्रुप का पीछा किया था। हाँ, शुरुआत में एक टकराव हुआ था। जिंगबाओ ने अपना स्पीयर मेरे चेहरे पर ताना भी था, लेकिन फिर किसी तरह सब आपस में घुलने मिलने लगे। मैं उन्हें हॉर्स रेंज के अंदर कई घंटों के लिए ले गया था और वह यह कहते हुए वापस लौटे थे कि उन्होंने अच्छे से खाया और बात खत्म। के लिए मिशन कामयाब रहा कम से कम। श्याओकुन ने गुस्से में जासूस को कॉलर से पकड़ लिया। हांगवेन हा ने अपने भतीजे को थप्पड़ मारकर बिठाया और जासूस को उसकी तकलीफ के लिए 50 टेल्स देकर विदा कर दिया। श्याओकुन पूछने लगा कि वह आगे क्या करेंगे। हांगवेन हा का भरोसेमंद नकाब अभी भी टूटा नहीं, लेकिन उस सांप जैसी आंखों के पीछे मैं जानता था कि वह दोबारा हिसाब लगा रहा है। उसका 800 आदमियों का जाल पूरी तरह फेल हो चुका था कि जानवरों को भूखा मारने की रणनीति धीरे धीरे कम काम कर रही थी, लेकिन इतनी तेज नहीं। और मैं अभी भी खड़ा था, अभी भी काम कर रहा था, अभी भी और ताकतवर हो रहा था। उसने मुझे शिकार कहा था जो बच नहीं सकता था, लेकिन शिकार दोस्त बना रहा था, गठबंधन बना रहा था और पलटवार करने के लिए तैयार हो रहा था। मेरा प्लान पहले ही चालू हो चुका था। इससे पहले कि यांगसेन और उसके भाई उस दिन हॉर्स रेंज को छोड़ते, मैंने उन्हें खास निर्देश दिए थे। काउंटी वापस जाओ
छुप कर रहो और हंगवेन हा की हरकतों पर नजरें रखो, उसकी गलती करने का इंतजार करो। वह आदमी जनता के सामने ईमानदारी का नकाब पहनता था, लेकिन वह अंदर से सड़ा हुआ था, और सड़े हुए लोग हमेशा खुद को बेनकाब कर देते हैं अगर आप काफी सब्र वाले हो। 2 दिन बाद हैंगवा ने एक सरकारी नोटिस लगाया, इसमें ऐलान किया गया था कि वह स्थानीय हालातों का जायजा लेने और लोगों की सेवा करने के लिए शंघाई टाउन का सफर कर रहा होगा। नोटिस में कहा गया था कि अदालत का कामकाज 3 से 4 दिनों के लिए रुके होगा। ली हांग ने सड़क पर नोटिस देखा। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि यह इंस्पेक्शन किसी और चीज का पर्दा था। हर बार जब हंगवेन हा यह ऐलान करता था, वह कई दिनों तक गायब रहता था और ऐसे काम करता था जो किसी सरकारी अफसर को नहीं करने चाहिए। लेकिन ली हांग उसे पहले भी बेनकाब करने की कोशिश कर चुका था और हर बार फेल हुआ था। मजिस्ट्रेट एकदम से हाथ में नहीं आता था, हमेशा हर चीज को नकार देता था और इल्जामों को वापस इल्जाम लगाने पर वाले पर मोड़ देता था। इस बीच मेरे 3 नए साथी पहले ही अपनी जगह पर थे। योंगसन, जिनबाओ और श्याओसी ने अपने दागे हुए चेहरों छिपाने के लिए घास की टोपियां पहनकर काउंटी में घुसपैठ कर ली थी। जब नोटिस लगा, योंगसन ने अपने भाइयों को इशारा किया, कुत्ता अफसर अपनी चाल चल रहा है, प्लान पर टिके रहो। श्याओसी, जो तीनों में सबसे तेज और छुपकर चलने वाला था, उसे बहुत अहम काम दिया गया था। 2 दिन बाद वह एक परछाई की तरह होंग हवेली की छतों के ऊपर से रेंगता हुआ गया, इतना तेज और शांत कि नीचे दर्जनों नौकरों में से किसी ने भी जरा भी ध्यान नहीं दी। उसने हंगमिन हा और श्याओकुन को सादे कपड़ों में मैदान से छुपकर जाते हुए देखा। वे एक सजावटी पत्थरों के बगीचे के पीछे झुके और एक बटन से छिपे हुए दरवाजे को खोला और उसमें गायब हो गए। श्याओसी ने उस बटन को ढूंढा, उसे दबाया और उनके पीछे पीछे गया। खुफिया रास्ता शहर के उत्तरी इलाके के एक दूर कोने में एक छोटे से घर तक जाता था। वहां से हांगवेन और श्याओकुन सीधे छुआ टावर के पीछे के दरवाजे में घुस गए, जो शांग क्वांटी का सबसे महंगा कोटा था। हरे कपड़ों में एक मैडम उन पे इंतजार कर रही थी, चहकते हुए बता रही थी कि मैजिस्ट्रेट की पसंदीदा लड़की उसके बिना कितनी अकेली हो गई थी। बेन हा ने उसकी तरफ देखे बिना ही उसे 1,000 का नोट थमा दिया। शाओकुन मुस्कुराया और अपनी खुद की औरत ढूंढने के लिए चला गया। शाओसी ने ऊपर छत से देखा और सुना, खुश हुआ। पकड़ लिया, उसने फुसफुसाया। आखिरकार इस कुत्ते अफसर की पूंछ पकड़ ली गई थी। यही वो था जिस पर मैं भरोसा कर रहा था। हिंसा नहीं, टकराव नहीं, बस सबूत। और ऐसा सबूत जो मैजिस्ट्रेट की समर्पित सरकारी नौकर के रूप में ध्यान से बनाई गई छवि को चकनाचूर कर देगी। उसने लोगों को कहा था कि वह उनके रहने के हालातों को जांचने के लिए अपना वक्त कुर्बान कर रहा है। असल में वह वैश्याओं पर जनता का पैसा उड़ा रहा था, जबकि एक गर्भवती विधवा इंसाफ के लिए उसके पैरों में गिड़गिड़ा रही थी। जब शाओन काउंटी के लोगों को सच पता चलेगा तो हांगमिन हा का शराफत का कवच बुरी तरह टूट जाएगा और एक तलवार के घाव से उलट इज्जत पर लगी चोट को सीधा सहना पड़ेगा। खुद इसे देखने के लिए वहां नहीं था, लेकिन यांगसेन के बाद में मुझे सब कुछ बताया और यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने प्लान किया था। जब हॉर्नमैन अपने नकली निरीक्षण दौरे के नाम पर कोठे में छिपा था, यांगसेन और जिनबाओ ने काउंटी के कुछ मील के दायरे में हर गांव में घूम घूम कर लोगों को भर्ती किया। ऑफर बहुत सीधा था, एक दिन के आसान काम से भी कम के लिए हर इंसान को चांदी का एक सिक्का। एक ऐसा इलाके में जहां ज्यादातर किसान एक महीने में एक सिक्का भी नहीं कमा सकते थे। काम करने वालों ने नाम लिखने के लिए सचमुच एक दूसरे को रौंद डाला था। गांव दर गांव गिनती बढ़ती गई, 500 इधर, 800 उधर। उन्होंने हर ग्रुप को पहले ही एक सिक्का दे दिया था और साबित किया कि पैसा असली था। फिर सबको काउंटी के शांत उत्तरी इलाके में ड्रैगन किंग कैंप पर इकट्ठा होने का ऑर्डर दिया, जो कोटे से 1 मील से भी कम दूरी पर था और एक टूटा फूटा सुनसान इलाका था। जब तक योंगसेन और जिन बाओ मिलने की जगह पर पहुंचे, 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके थे। 10,000। जिन बाओ ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी। वो एक ही वक्त पर एक्साइटेड और दुखी भी था। 10,000 टेल्स, मेरा पैसा पानी की तरह बह रहा था, लेकिन यांगसेन ने उसे याद दिलाया कि बड़े कामों में खर्च खुलकर करना जरूरी होता है और यह पैसा एक एक सिक्का बिल्कुल भी जाया नहीं जाएगा। श्याओसी मंदिर पर नजर रखे हुए था और भीड़ के बढ़ने के साथ घबरा रहा था। एक सुनसान इलाके में इस कार की एक भीड़ को हमेशा छिपाया नहीं जा सकता था। अगर प्लान शुरू होने से पहले गार्ड्स या अफसरों ने उन्हें देख लिया, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी यांगसेन और जिनबाओ कोने से निकल कर आए। श्याओसी ने राहत के साथ कहा, मेरे पीछे आओ, और यांग भी चिल्लाया। 10,000 लोग एक इंसानी लहर की तरह आगे बढ़े, पतली गलियों से उमड़ते हुए कोठे की तरफ।
सामने के दरवाजे पर खड़ी मैडम ने यांगसन के अंदर जाने की फीस मांगने की कोशिश। वह बिना कुछ कहे उसके बगल से गुजर गया। वह अपने बाउंसर्स के लिए चीखने लगी। डंडे लिए 20 गुंडे बाहर उड़े। उन्होंने दरवाजे से अंदर आ रही उस इंसानों के समुंदर को एक नजर देखा और फिर अपने हथियार गिरा दिए। भागने के लिए छटपटाने लगे। यांगसन ने एक को पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। सबसे ऊपर वाली मंजिल, चौथा कमरा, शाओसी ने पुकारा। सबसे ऊपर वाली मंजिल, चौथा कमरा, जाओ। यांगसेन दहाड़ा। भीड़ को नहीं पता था कि क्यों, और उन्हें परवाह भी नहीं थी। वे पैसे दिए जा रहे थे। वे भगदड़ मचाते हुए सीढ़ियों से थे। चौथे कमरे का दरवाजा धमाके के साथ खुल। मैं नहा वो मैजिस्ट्रेट जिसने अपने नागरिकों को कहा था कि वह उनके रहने के हालातों को जांचने के लिए सफर कर रहा है, कोठे की सबसे महंगी वैश्य के साथ बिस्तर पर लेटा था। 10,000 गांव वालों ने उसे घूर कर देखा। वैश्य चीख उठी। हंगवेन हाथ सीधा उठकर बैठ गया। उसका चेहरा भयानक खौफ में जमा हुआ था। मेरे प्लान में 10,000 टेल्स का खर्च आया था, लेकिन उस भ्रष्ट सांप के की जो हवा उड़ी थी वो लगी थी। उसका नकाब हमेशा के लिए टूट चुका था और शगन काउंटी का हर एक इंसान अब जान चुका था कि यह मैजिस्ट्रेट का असली चेहरा है। जंग ने बाद में मुझे एक एक बात बताई और यह मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर था। जब भीड़ चौथी मंजिल के कमरे में घुसी तो वैश्य घबरा गई और चीखते हुए बोली कि यह काउंटी मजिस्ट्रेट है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसका पर्दा फाश हो गया था। हंगवेन हा ने अपना चेहरा छुपाने के लिए कपड़ा उठाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सैकड़ों लोग पहले ही उसे घूर रहे थे, उसका चेहरा पहचान रहे थे, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। बड़े में हंगामा मच गया। लोग चिल्लाने लगे कि उसके टाउन का दौरा करने के बारे में सब कुछ झूठ बोला था। उसका हर एक दौरा कोठे में आने का एक बहाना था। वो एक धोखेबाज था, एक ढोंगी कुत्ता अफसर जो इंसान का नकाब पहने हुए था। फिर बाहर से योसेन की आवाज गूंजी। अंदर बहुत अंधेरा था। आपको गलत फहमियां हो सकती हैं। मुजरिम को बाहर दिन की रोशनी में लाओ ताकि हर कोई साफ साफ देख सके। जवान लड़के ने हंगवेन हा का पैर पकड़ लिया। यह कोई तमाशा नहीं था। उसकी पत्नी इसलिए मर गई थी क्योंकि मैजिस्ट्रेट ने कोर्ट केस में एक अमीर आदमी का जो विरोध में था उसका साथ दिया था। महीने से उस गुस्से को दबाए हुए बैठा था और उसे निकालने की कोई जगह नहीं थी। किस्मत ने उसके दुश्मन को ठीक उसके सामने आधा नंगा और बेबस लाकर खड़ा कर दिया था। हंगवेन हा ने उनसे गिड़गिड़ाते हुए कहा, कम से कम मैं अपनी पैंट तो पहन लूं। उस जवान लड़के ने उसके मुंह पर हंस दिया। हमारे जैसे कुत्ते को अब भी इज्जत की परवाह है। उसने हंगवेन हा को बिस्तर से इतनी जोर से खींचा कि उसकी पीठ जमीन से टकरा गई। फिर जिनबाओ जिसे शाओशी ने मुश्किल से उसके कंधों पर बैठकर रोक रखा, आखिरकार आजाद हो गए। अंदर घुसा। हंगवेन के चेहरे पर कई थप्पड़ जड़े। उसे कमर से पकड़ा और उससे खुरदरे लकड़ी के फर्श पर घसीटा। लकड़ी की फांसी मजिस्ट्रेट की खाल में चुभ गई, खून के निशान छोड़ते हुए। बाहर आंगन में उन्होंने उसे एक लकड़ी के खंभे से बांध दी। किसी को फर्श पर उसकी पैंट मिली जो सैकड़ों कीचड़ सने पैरों से कुचली जा चुकी थी, लेकिन उनसे जड़ा हुआ जेड का पैटर्न साफ पहचाना जा सकता था। इस पर हंग का नाम खुदा हुआ था। इसने साफ कर दिया कि इस कुत्ते अफसर हेंगवन के पास को कुछ नहीं बचा था। फिर 1 दर्जन आदमियों ने याकुआन को खोटे के और भी अंदर से बाहर घसीटा, आधा नंगा और डरा हुआ, और उसे उसके अंगल के बगल में जमीन पर फेंक दिया। कुआन ने तुरंत अपनी पहचान कबूल कर ली। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सिर पर खड़ी एक गुस्से वाली भीड़ के सामने वो इससे मुकर सके। हंगवेन हा ने अपने भतीजे का आइडेंटिफिकेशन सुना और अपनी आंखें बंद कर ली। मुकरने का आखिरी धागा भी टूट चुका था। मैडम ने भागने की कोशिश की, लेकिन शाओशी ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसने भी सब कुछ कबूल कर ली, हंगवेन की तरफ इशारा करते हुए और उसे नाम से पहचानते हुए। 10,000 से ज्यादा गवाह, चंग काउंटी का मजिस्ट्रेट एक झूठे ब्रश डोंगी के रूप में बेनकाब हो गया था, जो जानता का पैसा और वक्त वैश्याओं पर उड़ाता था कि उसके नागरिक तड़प रहे थे। कोई भी ताकत या पहचान इसे दबा नहीं सकती थी। यह कहानी कुछ ही दिनों में इस इलाके के हर गांव, हर बाजार, हर सराय तक फैल गई। मेरे प्लान में 10,000 टेल्स लगे थे। इसने कुछ ऐसा खरीदा था जो पैसे से आमतौर पर नहीं खरीदा जा सकता था। एक ताकतवर दुश्मन की इज्जत को पूरी तरह लूटना, और सबसे अच्छी बात, एक भी कानून नहीं तोड़ा गया था। अफसरों के खिलाफ कोई हिंसा नहीं, कोई बगावत नहीं, बस आम लोगों की एक भीड़ जो इत्तेफाक से एक इमारत में चली गई और कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। हंगवेन इस से जिंदा तो बच गया, लेकिन उसका रुतबा, वो खौफ और इज्जत जिसने उसके भ्रष्टाचार को मुमकिन बनाया था, वो हमेशा के लिए जा चुका था। हर खबर हॉर्स रेंज तक मुझे होंग सेन की रिपोर्ट ने बताई। तब कुछ एकदम सही हुआ था। 10,000 से ज्यादा लोगों के होंगवेन को एक कोठे के आंगन में पकड़ने और खंबे से आधा नंगा बंदे देखा था। यह कहानी पूरी काउंटी में जंगल की आग की तरह फैल गई। जो लोग उसके दौरे पर यकीन करते थे अब सच समझ चुके थे। हर बार जब उसने जनता की सेवा करने का
दावा किया था। उनके टैक्स का पैसा वेश्याओं पर उड़ा रहा था। गांव वाले, व्यापारी, किसान, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। उसकी इज्जत सिर्फ लूटी नहीं गई थी, वो तबाह हो चुका था। टॉम, जिन बाओ और श्याओसी कांस्टेबल आने से पहले ही सफाई से निकल गए। उन्हें छिपे हुए घोड़े लिए और बिना पहचाने गए काउंटी से बाहर निकल गए थे। इस शाम होंग हवेली में अंकल और भतीजा दोनों एक बिस्तर के बल, सॉरी मुंह के बल लेटे हुए थे। फोटो का इलाज करा रहे थे। श्याकुन चिल्ला रहा था और गालियां बक रहा था दर्द से। हंगविन हा ने एक आवाज भी नहीं निकाली। डॉक्टर चला गया और श्याकुन ने अपने अंकल से पूछा, वह इतने खामोश क्यों थे? तो हंगविन हा ने अपना मुंह खोला। कई दांत बाहर गिर गए, खून से सने हुए। इतने जोर से दांत पीस रहा था कि उसने उन्हें चकनाचूर कर दिया था। खून उसके मुंह में भर गया और उसकी ठोडी से टपकने लगा। अपना बदला लूंगा, उसने कहा। आंखें लाल भड़क रही थी। अब मैं मर्द कहलाने के लायक नहीं। यह शारीरिक दर्द नहीं था जो उसे तड़पा रहा था। यह इस बात का एहसास था कि उसकी सावधानी से बनाई गई जनता की छवि अब जा चुकी थी। सालों की नकली भलाई, नाटक वाले दौरे, सोच समझकर बनाई गई इज्जत, सब एक ही दोपहर में छीन लिया गया। वो शागन काउंटी और उसके बाहर एक हंसी का पात्र बन चुका था। कोई भी नागरिक उस पर दोबारा भरोसा नहीं करेगा। बिजनेस पार्टनर्स उससे दूरी बना लेंगे। की ताकत की फाउंडेशन अब ढह गई थी। उसने जल्दी ही पता लगा लिया था कि इसका जिम्मेदार कौन था। लियांग नहीं, वो बहुत डरपोक था। लोकल व्यापारियों में से भी कोई नहीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। पूरी काउंटी में सिर्फ एक ही इंसान यह कर सकता था। के पास इतनी बड़ी तबाही की साजिश रचने की हिम्मत और शातिर दिमाग दोनों थे। श्याओ, वो अपने खून सने दांतों के बीच से फुसफुसाया। श्याओ खुआन हैरान था। उसने मुझे फिर से कम आंका था। वह कोई तलवार का वार या घुड़सवारों का हमला नहीं था। यह कुछ बहुत ज्यादा जानलेवा था। एक ऐसा वार जिसने वो इकलौती चीज छीन ली थी जिसकी एक भ्रष्ट ऑफिसर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। भलाई का दिखावा। एक कांस्टेबल रिपोर्ट देने के लिए अंदर आया। 10,000 से ज्यादा लोग, हर एक को चांदी का सिक्का दिया गया था। साजिश रचने वाले बिना निशान छोड़े गायब हो गए थे। 10,000 टेल्स, हांगवेन फुसफुसाया। काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उसकी आंखें घायल जानवर की तरह थी। गिर चुका, खून बहता हुआ और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। मैंने उसे इस कदर बेइज्जत किया था कि वो कभी उभर नहीं सकता था। का मतलब था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जानता था कि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। एक सांप जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता, पीछे नहीं हटता। वो अपनी पूरी ताकत से डसता है कि जो भी होने वाला था वो हांग का सबसे खतरनाक कदम होने वाला था। लेकिन अभी के लिए शागन काउंटी के लोगों के आखिरकार अपने मजिस्ट्रेट का असली चेहरा देख लिया था। उस रात योंगसन, जिनबाओ और शाओसी जश्न मनाने के लिए हॉर्स रेंच आए। मैंने खुली आग पर एक पूरा मेमना सुना। अपने खुफिया मसालों से उसे लपेटा और अपनी सबसे बेहतरीन शराब निकाली। यह काम एकदम बेदाग रहा था। लोगों ने शारीरिक रूप से हांगवन को बिस्तर से घसीटा था। उन्हें पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। मैंने उनके और उनके बड़े परिवारों के लिए इंतजाम कर दिया था। कांस्टेबल्स के उन्हें ढूंढने से पहले ही कुल 300 से ज्यादा लोगों को चुपचाप दूसरी जगह भेज दिया गया था। जब अफसर दरवाजा खटखटाने पहुंचे तो घर खाली थे, लोग गायब थे। मजिस्ट्रेट के जांच करने वालों को कोई सुराग नहीं मिला। ली हंग किनारे से यह सब देख रहा था। बहुत खुश था। हालांकि उसको कुछ नहीं पता था कि इसके पीछे कौन था। उसने अकेले अपनी हवेली में जश्न मनाया, खुद को कोसते हुए कि उसके पास जश्न मनाने के लिए मेरी सबसे अच्छी शराब नहीं थी। जैसे ही हमने तारों के बीच नाश्ता किया और खाया पिया, बातचीत गंभीर हो गई। जिनबाओ, मुंह में मीट भरे हुए, अचानक ऐलान किया कि मैं अब उनके लिए सिर्फ एक छोटा भाई नहीं, मैं उनका लीडर था। यांग सहमत हुआ, लेकिन बात को और आगे ले गया। हमें आपको मास्टर कहना चाहिए, हमारा लॉर्ड। यह उम्र या रुतबे की बात नहीं, यह आपकी हिम्मत और आपके दिमाग की बात है। मैं आप जैसे किसी इंसान से कभी नहीं मिला। जिनबाओ ने अपना कटोरा नीचे पटका। बस एक शब्द कहो और मैं बिना पलक झपकाए तुम्हारे लिए आग से गुजर जाऊंगा। यहाँ तक कि शाओसी ने भी अपनी अजीब मुस्कान छोड़ दी। उसने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी यूं ही भटकते, छोटी मोटी चोरी करते, जुआ खेलते, बिना किसी मकसद के औरतों के पीछे भागते हुए बिता दी थी। निकाले जाने ने उसकी बची कुची उम्मीद को भी कुचल दिया था। लेकिन मुझसे मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। पहली बार उसे एक ऐसा भविष्य दिखा था जिसके लिए लड़ना सही था। मैंने बताया कि मेरी शर्तें साफ हैं, 3 नियम जो उन्हें मानने होंगे और मेरे आदेश का पूरी तरह पालन करना होगा। बिना कोई आदेश के कोई बेवकूफी भरा हमला नहीं। तीनों मेरे सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और गहरी इज्जत के साथ सिर झुकाया।
यांगसेन ने शुरुआत की। जिनबाओ और शाओशी उसके अगल बगल थे। यह वफादारी की एक औपचारिक कसम थी, वो कसम जिसका इस दुनिया में बहुत बड़ा मतलब था। मैंने उन्हें उठने को कहा, अब वह मेरे थे। के इनाम के तौर पर मैंने उन्हें 50 मोटी भेड़ें दी। मैं उन्हें चांदी के सिक्के नहीं दे सकता था, लेबर कैंप में पैसा वापस ले जाने से शक पैदा होता, लेकिन भेड़ों का बहाना वो बना सकते थे। चाहे वे उन्हें खाए या बेचे, यह उनका काम था। सच कहूँ तो भेड़ों ने मेरा एक और काम कर दिया था। मेरी मवेशियों की समस्या अभी भी मुझे कुचल रही थी। बिना काफी नमक और चारे के हजारों जानवर धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। जो भी भेड़ मैं बेचकर, दावत करके या तोहफे में देकर रेंट से बाहर कर सकता था, उससे मेरा बोझ कम होता। मैं बाजार में रोजाना 100 भेड़ें बेच रहा था, अपने लोगों के खाने के लिए रोजाना 50 काट रहा था और सड़क किनारे की दुकान पर और भी पका रहा था। लेकिन 3 योद्धाओं के साथ वहां बैठे हुए, भुना हुआ गोश्त खाते और रात के आसमान के नीचे पीते हुए मवेशियों का संकट ऐसा लग रहा था जो सुबह तक इंतजार कर सकता था। आज रात मेरे पास चांदी या भेड़ों से ज्यादा कीमती चीजें थी। मेरे पास जनरल्स थे। अगली सुबह ली हांग्स का भेड़ों के खच्चरों वाला काफिला शराब के कंटेनर ले जाने के लिए पहुंच गया। 2 खच्चर, उन्होंने रात भर सफर किया था। मैंने उन्हें उन सबको खाली आंगनों में ठहराया जो कभी शाकुन के ट्रेनिंग के मैदान हुआ करते थे। फिर मेरी सबसे बेहतरीन शराब के 1000 जीन लादने के काम की निगरानी की, जिसे सिया और सुनेर की पैक किए और गिना था। मैंने 300 जिन अपने लिए और मेहमानों की खरीदारी के लिए रख लिए। बाकी सब कुछ काफिलों के पास चला गया। काफिले के लीडर के जाने से पहले मैंने लियांग के नाम एक एम्ब्रॉयडर्ड चिट्ठी लिखी। मैं जो चाहता था उसे जोर से नहीं कह सकता था। अगर ली हवेली के जरिए मेरे नमक के रास्ते की खबर लीक हो गई तो हंगविन हाउ से काटने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा। कि मैंने लियांग को शराब की पूरी रकम 80,000 टेल्स को कच्चे नमक में बदलने और उसे जल्द से जल्द मुझे भेजने को कहा। हिसाब बहुत डरावना था। 10 टेल्स पर जीन के हिसाब से 80,000 टेल से सिर्फ 8,000 जीन नमक ही आता। मेरे मवेशी रोजाना हजारों जीन खाते थे। 8,000 जीन मुश्किल से कुछ ही दिन चलेगा, लेकिन यह कुछ न होने से बेहतर था। और मुझे काम को फिर से ढालने के लिए जानवरों को काफी लंबे समय तक जिंदा रखना था। मेरी तुरंत की रणनीति झुंड को कम करने की थी। भेड़ें सबसे कम कीमती थी, रणनीतिक तौर पर सबसे कम अहमियत रखती थी और अपने काम के हिसाब से सबसे ज्यादा नमक खाती थी। मैं पहले ही अपने लोगों के खाने के लिए रोजाना 50 भेड़ें काट रहा था, बाजार में 100 भेड़ें बेच रहा था और सड़क किनारे की दुकान पर और भी पका रहा था। जो भी भेड़ मैं रेंच से बाहर करता वो असल में जरूरी घोड़े और गाय बैलों के लिए नमक बचाती थी। उस सुबह मैंने 100 मोटी भेड़ें चुनी और सिया और 20 आदमियों के साथ शंघाई टाउन के मवेशी बाजार की तरफ निकल पड़ा। मैंने सिया को 2000 टेल्स के साथ 500 जीन सस्ती शराब और जानवरों के चारे के लिए 2000 जीन बिन्स कम आटा खरीदने के लिए भेज दिया। बाजार में मैंने अपनी दुकान की फीस चुकाई और मवेशियों के बाजार भाड़े में सब कुछ बेच दिया, कुछ लगा दिया। 5 टेल्स प्रति भेड़, एक सही दाम। मेरे आदमियों ने खरीदारों को खींचने के लिए आवाज लगानी शुरू कर दी। तभी वहाँ मुसीबत आ पहुंची। एक लोकल अफसर, कोई मामूली सा बाजार का इंस्पेक्टर, 5 जेलों और एक गंदी सी मुस्कान के साथ वहाँ आ धमका। तो तुम हो हॉर्स रेंच वाले श्याओशुआ? मैं तुरंत समझ गया कि यह सब किस तरफ जा रहा था। उसने ऐलान किया कि मुझे यहाँ व्यापार करने की इजाजत नहीं है और वो मेरे मवेशी जब्त कर रहा है। उसका तर्क, भेड़े हॉर्स रेंच से आई थी तो बॉर्डर गार्ड किंग का इलाका था और मेरे पास यह साबित करने वाले सरकारी कागज नहीं थे कि रेंच कानूनी तौर पर मेरा है। बैम्बू गार्डन से मेरे जवानों में से एक इंसाफ और कानून के बारे में चिल्लाते हुए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने उसे खुद ही संभालने के लिए दिया। मैंने अपनी आवाज ऊंची की ताकि बाजार का हर देखने वाला सुन सके। मेरे पास हॉर्स रेंच के कागजात नहीं है, लेकिन मेरे पास बैम्बू गार्डन की सरकारी मोहर है जो मुझे खुद बॉर्डर गार्ड किंग ने दी है। और तुम में से कौन यह साबित कर सकता है कि भेड़े हॉर्स रेंच से आई है, ना कि बैम्बू गार्डन से? मुझे अपने सबूत दिखाओ। अगर तुम इसे साबित कर सकते हो तो एक नहीं 1000 भेड़े ले जाओ। भीड़ ने मेरे हक में आवाज उठाई। इंस्पेक्टर के पास कुछ नहीं था, कोई सबूत नहीं, कोई कागजात नहीं, बस ऊपर से आदेश थे कि मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी जाए। हंगवेन का बदला पहले ही शुरू हो चुका था। इस बार सैनिकों या इल्जामों के साथ नहीं, बल्कि 1000 छोटे छोटे वारों के साथ। हर कदम पर सरकारी परेशानियां जो मेरे बिजनेस का धीरे धीरे गला घोटने के लिए बनाई गई थी। सेना काउंटी के 1000 अफसर को जाहिर तौर पर
हर पैगाम मिल चुका था। इस याओ के लिए चीजें मुश्किल कर दे। आगे का रास्ता पहले से ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था, लेकिन मैंने इससे भी बुरे हालातों का कम चीजों के साथ सामना किया था और मैं अभी भी खड़ा था। बाजार का इंस्पेक्टर अपनी पूंछ को पैरों के बीच दबाकर चला गया। उसके पास कोई सबूत नहीं था और कोई जवाब नहीं था। मेरे बैम्बू गार्डन के इलाके की मोर असली थी और यह साबित नहीं कर सकता था भेड़ें कहाँ से आई थी। बैम्बू गार्डन के मेरे नौजवान मुस्कुराकर का मजाक उड़ाने लगे। उसने अपने कंधे के ऊपर से एक आखिरी धमकी दी, लेकिन वो खोखली थी। मैं भेड़े बेच रहा था। मुझे एक जान पहचानी चेहरा दिखा। होंग से हा, चाय का व्यापारी जो मेरा सबसे पहला कस्टमर बना था। वो उत्तरी कबीलों से 100 से ज्यादा घोड़ों के साथ आया था, जिन्हें वो बाजार में बेचने का प्लान बना रहा था। मुझे देखते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और जिद करने लगा कि हम जाकर उसकी सराय पर पिएंगे। मैंने उससे कहा कि मैं व्यस्त हूँ, लेकिन जल्दी उसे शराब का एक नया लोट भेजने का वादा किया। उसने मेरी 100 भेड़ों पर गौर किया और वहीं के वहीं खरीद लिया। 500 टेल के लिए तो बस चिल्लर थी। उसकी सराय रोजाना ही इतना खर्च कर देती सामान पर। मेरे लिए हर एक सिक्का मायने रखता था। फिर मैंने उसके घोड़ों को देखा। असली जंगी घोड़े, लंबे बड़े तीर वाले और रफ्तार के लिए बने मजबूत पैरों वाले। हमारे साम्राज्य की लोकल नस्लें छोटे पैरों और मोटी गर्दन वाली थी। उत्तरी बाजारों के घोड़ों के मुकाबले एकदम बेकार। घोड़े की क्वालिटी का यही फर्क वजह थी कि हम सरहद की जंग हारते रहते थे। फंग से हाँ ने मुझे याद दिलाया कि वो अभी भी हमारे पुराने सौदे का एक घोड़ा मुझ पर उधार रखता है। उसने शुरुआत में एक आम 100 टेल्स वाले घोड़े का वादा किया था, लेकिन अब उसने मुझे कहा कि मैं जो चाहूँ वो घोड़ा चुन लूँ। 300 टेल्स तक की तरफ से तोहफा। मैं सीधा सबसे सस्ते घोड़ों के पास गुजरा और बिना नसबंदी वाले घोड़ों के सामने जाकर रुक गया। झुंड के ज्यादातर घोड़े खच्चर या नसबंदी वाले थे, लेकिन करीब 1 दर्जन बिना नसबंदी वाले थे, जो बड़े, ज्यादा गर्व वाले और कहीं ज्यादा कीमती थे, क्योंकि वे बच्चे पैदा कर सकते थे। एक घोड़ा बाकी सब से अलग खड़ा था, एकदम काला रंग जो पॉलिश किया गए लोहे की तरह चमक रहा था। वहां मौजूद हर दूसरे घोड़े से बड़ा। वह खुद को किसी राजा की तरह खड़ा रखा था। पन्ना, खूंखार, जंगली घोड़ा, घोड़ों के बीच एक राजा। वो वाला, मैंने कहा। पंगाई की आंखें फटी रह गई। वो झुंड का लीडर है, एक असली घोड़ों का राजा। मैंने उसे एक बंजारे सरदार के निजी झुंड से हटा था। मुझे इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुननी थी। मैं इसे 10,000 टेल्स में बेचने की सोच रहा था। मैं जरा भी नहीं झिझका। मैं इसे लूंगा। मैं तुम्हें भुगतान के तौर पर अपनी सबसे बेहतरीन शराब के 1000 जीन भेजूंगा। 10 टेल पर जीन के हिसाब से 1000 जीन पूरा 10,000 टेल्स होता था। फंग से हाई तुरंत मान गया। घोड़े का यह राजा अपनी कीमत से कहीं ज्यादा का था। मेरे हॉर्स रेंज में सैकड़ों लोकल घोड़े पीढ़ियों के साथ घिर गया। वह ऐसे बच्चे पैदा करेगा जिनकी रफ्तार, धीरज और आकार मिलेगा। इसी पीढ़ियों में मैं एक पूरी नई नस्ल तैयार कर सकता था। ऐसे घोड़े जो असल में बाजारों के घोड़ों का मुकाबला कर सकते। सिर्फ इसके बच्चों को बेचने से ही बहुत बड़ा मुनाफा होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर कभी जंग हुई, और इस राज्य में जंग हमेशा होती थी, तो मेरी कैवेलरी कमजोर जानवरों पर बैठकर जंग में नहीं जाएगी। उस काले घोड़े के पास गया और उसकी आंखों में देखा। उसने नथुने फुलाए और जमीन पर पैर पटका, लेकिन पीछे नहीं हटा। भी पीछे नहीं हटा। हम एक दूसरे को समझ गए। मैं उस काले घोड़े को लेकर अपने आदमियों के साथ हॉर्स रेंच पर वापस आ गया। और कोई उन 16 घोड़ों में से एक को ले रहा था, मैंने खरीदे थे। वो हवेली के बाहर औरतों के ग्रुप की निगरानी कर रही थी, जो रेंच की गायों का दूध निकाल रही थी। जब उसने मुझे कम जानवरों के साथ वापस आते देखा तो वह उलझन में पड़ गई। ये चिंगविन ने बताया कि घोड़े भेड़ों से ज्यादा नमक और चारा खाते थे, लेकिन मेरे अपने कारण थे। मैं पूरे रेंज को दोबारा डाल रहा था, कम कीमत वाली भेड़ों के झुंड को कम कर रहा था और बेहतरीन क्वालिटी के बच्चे के लिए निवेश कर रहा था। ये वो थे जिनके बच्चे हमारे लोकल घोड़ों के साथ मिलकर किसी भी भेड़ से कहीं ज्यादा मुनाफा देंगे। वो काला घोड़ा अकेला ही कुछ पीढ़ियों में हमारी पूरी कैवेलरी की क्वालिटी बदल सकता था। फिर मैंने देखा कि मेरी वाइफ क्या कह रही थी। वो मदद करने के लिए अपना खुद का प्लान लेकर आई थी। गायों का दूध निकालकर और उस दूध को टाउन के अमीरों परिवार को 20 टेल्स पर जीन के हिसाब से बेचना। 1 दर्जन गायों से रोजाना 100 जीन के साथ वो 2000 टेल थे। वो इसे 25 टेल पर जीन के हिसाब से नमक के लिए बदल सकती थी। हमारे संकट को हल करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन यह एक असली योगदान था। मैंने उनसे कहा कि उनका प्लान बहुत शानदार है। फिर मैंने उन्हें ऐसा ना करने को कहा। उस सुबह मवेशी बाजार में क्या हुआ था, सरकारी परेशानी, जब्त करने की कोशिश, यह सब समझने के बाद के चेहरे उतर गए। अभी के माहौल में टाउन में दूध बेचना भ्रष्ट अफसरों को एक और
निशाना दे देगा। वे उस चीज के साथ छेड़छाड़ कर सकते थे, खरीदारों से पैसा ऐंठ सकते थे, यह पूरा सामान ही जब्त कर सकते थे। जितना हम कमाते उससे कहीं ज्यादा हम खो सकते थे। म्याऊ ने लगभग मुसीबत खड़ी करने की ये माफी मांगी, लेकिन उसकी इस पहल ने मेरे दिमाग में एक और बेहतरीन आइडिया जगा दिया था। दूध को सीधा बेचना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन दूध से बनी चीजों का क्या? आने वाली गर्मियों की तपिश में दूध से बनी कई ठंडी और मीठी चीज, जैसे मेरी पुरानी दुनिया में फ्रोजन क्रीम डेजर्ट, जिसे कोई भी मना नहीं कर पाएगा, वो मैं अपने खुद के इलाके में अपनी खुद की सड़क किनारे की दुकान पर बेच सकता था और टाउन के अफसरों से पूरी तरह बच सकता था। मैंने वो प्लान अभी के लिए अपने ही रखा और अंदर खाना पकाने चला गया। सिया ने सामान उतारा, कच्ची शराब बनाने के लिए 1000 सीन सस्ती शराब और 2000 बेहतरीन जानवरों का चारा। मैंने आदेश दिया कि यह चारे सिर्फ घोड़ों और हमारे सबसे अच्छे जंगी घोड़ों के लिए रखा जाए। हम घोड़ों को घास से ही काम चलाना होगा। लेकिन जब मैं योजना बना रहा था और निर्माण कर रहा था, दूसरी तरफ फंदा कसता जा रहा था। वापस शंघाई टाउन में लोकल अफसर एक मीटिंग कर रहे थे। जिस बाजार के इंस्पेक्टर ने मेरा सामना किया था, शिकायत कर रहा था कि कैसे मैंने उसे मात दे दी। टाउन का मुखिया, जो शंघाई टाउन का सबसे ऊंचे रुतबे वाला अफसर था, उसे पहले ही हैंगवाई हा के आदेश मिल चुके थे। उसका नया फरमान बहुत सीधा और तबाही मचाने वाला था। अब से याओशुआ उससे जुड़े किसी भी इंसान के शंघाई टाउन में घुसने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाए। सिर्फ मवेशी बाजार ही नहीं, सिर्फ नमक की दुकानें ही नहीं, बल्कि पूरा टाउन से। इस इलाके के सबसे बड़े कमर्शियल सेंटर से कट जाने के बाद मुश्किलें बढ़ रही थी, लेकिन मैं पहले भी ऐसे फंसा था और हर बार मैंने एक ऐसा दरवाजा खोजा था जो किसी और को नहीं दिखता था। इस बार भी कुछ अलग नहीं होने वाला था। लंच के बाद मैंने 1000 जीन सस्ती शराब को डिस्टिल करके 500 जीन प्रीमियम लिक्वर बनाने में 3 घंटे बिताए। फिर मैं पसीना पोंछता हुआ बाहर आया और देखा कि ताजे दूध की बाल्टियां धूप में रखी थी। इतनी गर्मी में वो जल्दी खराब हो जाती। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मुझे हवेली के पीछे के बगीचे में रखी एक चीज याद आई। अजीब सफेद पत्थरों का ढेर जिसका इस्तेमाल यहाँ कोई नहीं जानता था, लेकिन मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। सोल्ट पेटर। मेरी पुरानी दुनिया में सोल्ट पेटर पानी में घुलकर गर्मी सोख लेता है और बर्फ बना देता है। इस जमाने में आर्टिफिशियल बर्फ बनाने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ किसी ने भी गर्मियों में कोई ठंडी चीज नहीं चखी थी। मैंने सोल्ट पेटर, दूध और हमारे गोदाम से थोड़ी ब्लैक शुगर ली और एक साइड रूम में काम पर लग गया। तरीका बहुत आसान था। दूध को पानी के बड़े बर्तन में डालो, अच्छे से मिलाओ, सब कुछ जमाने के लिए सोल्ट पेटर डालो, फिर ऊपर से ब्लैक शुगर की परत लगा दो। आधे घंटे बाद मेरे पास जमे हुए दूध की बर्फ से भरी बाल्टियां और बर्तन थे। मीठा, मलाईदार, एकदम बर्फ जैसा ठंडा। मैंने एक लकड़ी की डंडी से एक टुकड़ा तोड़ा और एक कटोरे में दूध की बर्फ का चूरा बनाकर उस पर ब्लैक शुगर छिड़क दी। मीठा, ठंडा, मलाई के स्वाद से भरा हुआ। इस भयानक गर्मी में यह एकदम जन्नत जैसा था। मैं एक कटोरा अपनी पत्नियों के पास ले गया, जो पसीने में तरबतर बिस्तर पर लेटी थी और बेकार में खुद को पंखा कर रही थी। पिया ने इसे सबसे पहले चखा। उसकी आंखें फैल गई। उसने बिना रुके इसे अपने मुंह में ठूसना शुरू कर दिया। म्याऊ ने अगला कटोरा लिया। उसने रईस खानदान में बड़े होते हुए हर मुमकिन ऐशो आराम देखा था, लेकिन गर्मियों में उसने अब कभी भी ऐसी फ्रोजन डेजर्ट जैसी चीज नहीं खाई थी। वो बुरी तरह हैरान रह गई। ये चिंगमिंग पहले बाइट के बाद रुक ही नहीं पाई। क्या तुमने इसे खुद बनाया है? म्याऊ ने हैरानी से पूछा। मैंने हाँ कहा। यह उसी दूध से बना है जिसे वो आज बेचने का प्लान बना रही थी। फिर मैंने एक सवाल पूछा, क्या हम इसे बेच सकते हैं? बिल्कुल, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। अमीर लोग इसके लिए पागल हो जाएंगे। मुझे बस यही सुनना था। 100 जीन दूध और 400 जीन पानी ने मिलकर 500 जीन से ज्यादा आइसक्रीम डेजर्ट बना दिया था। एक जीन में 2 हिस्से और हर हिस्से की कीमत 5 टेल्स। मतलब उस दूध से 5000 टेल की कमाई को, और वो शाम तक खराब भी हो सकता था। मैंने सिया से कहा कि सब कुछ गाड़ी में ला दे और 10 आदमियों के साथ मेन हाईवे पर हमारे रोड साइड स्टोर पर जाए। यह दोपहर के बाद का समय था, दिन का सबसे गर्म पहर। उस सड़क पर चलने वाला हर यात्री किसी ठंडी चीज के लिए तड़प रहा था।
टिया बिस्तर से कूदी, अपनी टीम को इकट्ठा किया, जमे हुए टबों को गाड़ी पर लादा और उन्हें पिघलने से बचाने के लिए चारों तरफ बर्फ के टुकड़े लगा दिए और उत्तर की तरफ निकल पड़ी। मुझे शंघाई टाउन से बैन कर दिया गया था, लेकिन मेरी दुकान मेरी अपनी जमीन पर मेन रोड पर थी। टाउन चीफ वहां मुझे छू भी नहीं सकता था और इस गर्मी में कस्टमर्स खुद मेरे पास आएंगे। एक ऐसी दुनिया जहां आइसक्रीम जैसा कुछ भी नहीं है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो और कहीं मौजूद नहीं था, मेरा बनाया हुआ, मेरा बेचा हुआ, पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में। हंगमन हार्ट टाउन को ब्लॉक कर सकता था, वो मेरे व्यापारियों को परेशान कर सकता था, वो हर छोटे अफसर को मेरे खिलाफ कर सकता था, लेकिन वो लोगों को वो चीज चाहने से नहीं रोक सकता था जो कोई और नहीं दे सकता था। उस दोपहर गर्मी भयानक थी, एकदम सही टाइमिंग। मैंने रोड साइड स्टॉल पर एक बैनर लगा दिया, ताज़ा दूध की मीठी बर्फ। फिर मैंने इंतजार किया। व्यापारियों और जमींदारों का एक ग्रुप वहां से गुजरा, चिलचिलाती धूप में बुरी तरह से पसीने से भीगा हुआ। उनमें से एक हैंग नाम के जमींदार ने मेरा बोर्ड देखा और उसे यकीन ही नहीं हुआ। गर्मियों में बर्फ! उसके साथियों ने इसे एक धोखा बताकर डाल दिया, लेकिन हैन फिर भी घोड़े पर सवार होकर आया, किसी भी ठंडी चीज के लिए बेताब। जैसे ही वो दुकान के पास पहुंचा, उसने बर्फ से भरे टबों से आती ठंडी हवा को महसूस किया। उसकी आंखें तो फैल गई। यही मेरे प्लान की चाबी थी। मैं चांदी के लिए नहीं बेच रहा था, मैं व्यापार कर रहा था। दूध की बर्फ के एक कटोरे की कीमत 2.5 जीन क्रूड सोल्ट या 20 जीन ब्लैक शुगर नहीं थी। चांदी के हिसाब से यह लगभग 5 से 6 टेल प्रति कटोरा था, जिसे अमीर लोग आसानी से खरीद सकते थे, और इससे मुझे ठीक वही सप्लाईज मिल रही थी जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। हैंक पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने चखा। पहले बाइट में हैरान, दूसरी बाइट में शुद्ध आनंद, तीसरी बाइट में तो उसे लत लग गई। उसने अपने परिवार के लिए 10 और कटोरे ऑर्डर किए और पूछा कि क्या मैं ले जाने के लिए बर्फ के टुकड़े बड़े बना सकता हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं सादी बर्फ के टुकड़े थोक में बेच सकता हूँ, 1 जीन बर्फ के लिए 1 जीन नमक, या होलसेल में 100 जीन बर्फ के लिए 90 जीन नमक। उसके पीछे खड़े बाकी व्यापारी और जमींदार पागल हो गए। वो एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हुए ऑर्डर देने लगे, 100 जीन बर्फ यहाँ, 200 वहाँ। कुछ को अपने घर के लिए बर्फ चाहिए थी। बाकी व्यापारी समझ गए थे कि वे टाउन में खूबसूरत खुशबू वाली बर्फ को दोबारा बेच सकते हैं। फिर वह खबर खुद शंघाई टाउन तक पहुंच गई। 1 घंटे के अंदर अमीर निवासियों, आदमियों, औरतों और पूरे के परिवारों की भीड़ घोड़ों और बगियों पर टाउन के दरवाजे से बाहर थी और मेरी दुकान पर छा गई। बैन की वजह से वे टाउन में मुझसे कुछ नहीं खरीद सकते थे, लेकिन उन्हें मेन रोड तक मेरी दुकान पर 3 मील का सफर करने से कोई नहीं रोक सकता था। हाईवे पर एक लंबी लाइन लग गई। जब लोग बर्फ का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने मेरा मसालेदार और भुना हुआ गोश्त भी खरीदा, जो गर्मी मेरी दुश्मन होने वाली थी, मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। दिया की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो हफ्तों से नमक की कमी को लेकर परेशान थी, और अब नमक सैकड़ों जीन की तादाद में बहकर आ रहा था। चांदी से खरीदा हुआ नहीं, बल्कि जमे हुए दूध में व्यापार के बदले किया हुआ, जिसे बनाने में हमें लगभग कुछ नहीं लगा था। मेरे एक साथी ने मुझे दोपहर का हिसाब दिखाया, तो हमने 506 जीन क्रूड सॉल्ट, 600 जीन ब्लैक शुगर और 2000 जीन सस्ती शराब इकट्ठा कर ली थी, वो भी बिना किसी एक चांदी सिक्का खर्च किए। हंगवेन हा ने मुझे अपने टैन से बैन कर दिया था, इसलिए मैंने पूरे टाउन को अपने पास ही बुला लिया। उन्होंने मेरे नमक की सप्लाई काट दी थी, इसलिए मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो इतना लाजवाब था कि लोग अपनी मर्जी से मेरी चौखट पर नमक ले आ रहे थे। इस बिजनेस को शुरू हुए कुछ ही घंटे हुए थे, वो पहले ही धमाल मचा रहा था। यह बिजनेस मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। जब सूरज ढलने लगा, तब भी लोग शंघाई टाउन से मेरी दुकान की तरफ आ रहे थे। दुकानदारों ने जल्दी दुकानें बंद कर दी और घोड़ों पर सवार होकर बाहर भागे। रेस्टोरेंट के मालिकों को ज्यादा कस्टमर्स खींचने के लिए बर्फ चाहिए थी। अमीर परिवारों को रात भर अपने घरों को ठंडा रखने के लिए बर्फ की सिल्लियां चाहिए थी। भीड़ 1000 लोगों को पार कर गई, जिससे हाईवे दोनों तरफ से जमा हुआ था, जाम हो गया। वो मामूली बाजार का इंस्पेक्टर कोल्ड स्टार यह देखने आया कि यहाँ सारा हंगामा क्यों हो रहा है। तब उसे समझ आ गया कि मैं बर्फ बेच रहा हूँ। उसके चेहरे पे जलन और गुस्सा साफ दिखाई दे रही। उसे बहुत बुरी तरह से एक बैल चाहिए था। वो एक पेटू था, जिसने मवेशी बाजार की नौकरी खास तौर पर इसलिए ली थी क्योंकि वो खाने के करीब थी। लेकिन सुबह मुझे धमकी देने के बाद वो मुझसे कुछ खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर 2 अमीर लड़कों को 10 के बदले उसके लिए 1 कटोरा खरीदने की रिश्वत देने की कोशिश की। उन्होंने मना कर दिया। वो आग बबूला होकर वहां से चला गया, सीधा टाउन चीफ के रिपोर्ट में
देने के लिए। मुझे कोई परवाह नहीं थी। उस साजिश रचने में जो भी मिनट बर्बाद कर रहा था वो मेरे लिए एक और ऐसा मिनट था जिसमें मेरी बर्फ, नमक, चीनी और सस्ती शराब ने बदल रखी थी। एकदम वही संसाधन जो मुझे हॉर्स रेंच को जिंदा रखने के लिए चाहिए थे। उस शाम यह रिपोर्ट हंग व नहाक तक उसकी हवेली में पहुंच गई। वो अपने बगीचे में खाना खा रहा था और अभी भी कोठे वाली हादसे की चोटों से गुजर रहा था जब उसके नौकर ने शियाओ शुआ का नाम लिया। मैजिस्ट्रेट का हाथ शराब का प्याला लिए हवा में ही रुक गया। प्याला छुटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। उसने टाउन चीफ की चिट्ठी पढ़ी और अपनी आंखों में खून सवार हो गया। फिर वो खुद से बड़बड़ाया, यह कुत्ता बर्फ बना सकता है? असंभव। उसका असली प्लान बहुत सीधा और सब्र वाला था। सरकारी रास्तों से मेरे नमक की सप्लाई काट दो, मेरे मवेशियों को भूखा मरने दो, मेरे लोगों को नमक की कमी से कमजोर होने दो और सब कुछ अपने आप तबाह होते हुए देखो। सरकारी फंदे से एक धीमी मौत। लेकिन मैंने उस दीवार में एक बड़ा सुराख कर दिया था। अगर लोग अपनी मर्जी से मुझे बर्फ के बदले नमक लाकर दे रहे थे तो उसकी नाकाबंदी का तो कोई मतलब ही नहीं था। क्या गुआन जो अपने अंकल के सामने बैठा था खुशी से कांप रहा था, बदले को लेकर नहीं बल्कि बर्फ बनाने के उस राज को लेकर। मैंने अपने अंकल से भीख मांगी कि एक बार मुझे रास्ते से हटा दिया जाए तो वो शराब और बर्फ बनाने का फॉर्मूला उसे दे दे। हंग वे नहा ने अपने भतीजे को नफरत से देखा और कहा कि पहले उसे कमा कर दिखाए। क्याओ कुआन जो हमेशा मौके की तलाश में रहता था, उसने फ्यूचर के मुनाफे में हिस्से के बदले अपने अंकल की पोजीशन को सुरक्षित करने का सोचा और उसके लिए बॉर्डर गार्ड किंग की हवेली में अपने परिवार के कनेक्शंस इस्तेमाल करने का ऑफर दिया। हारने के बाद भी ये दोनों वो लूट बांट रहे थे जो इन्होंने कभी जीती भी नहीं थी। लेकिन वो उनकी परेशानी थी, मेरी परेशानी बहुत आसान थी। बर्फ बनाते रहो, नमक इकट्ठा करते रहो, अपनी ताकत बढ़ाते रहो। हर बीतता दिन मुझे इतना ताकतवर बना रहा था कि वो मुझे छू भी ना सके। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। शाम मेरा मूड बहुत अच्छा था। दुकान बंद होने तक आइस बिजनेस 1200 जीन खाने लायक क्रूड सॉल्ट ला चुका था जो शुरुआत के हिसाब से 2 गुना था। साथ ही 600 जीन ब्लैक शुगर और 2000 जीन सस्ती शराब। यह सब उस जमे हुए दूध के बदले मिला था जिसे बनाने के लिए मुझे लगभग कुछ नहीं लगता था। मैंने यांगसेन, जेनबाओ और शाओशी को जश्न मनाने के लिए बुलाया। हम पहले आंगन में एक लोहे की प्लेट के चारों तरफ बैठे थे। नमक और मेरे खास मसालों के साथ गोश्त के टुकड़े भून रहे थे। उसकी छनछनाहट और महक ने रात की हवा को भर दिया था। मैंने प्लान किया था कि मैं उन तीनों में से हर एक को उनके 800 आदमियों के लिए 10 जीन नमक भेजूंगा। जिनबाओ हमेशा की तरह गोश्त निकल रहा था। याओशी ने अपने आंखें बंद कर रखी थी और हर एक बाइट का पूरा नाटक करते हुए मजा ले रहा था। यांगसेन ने अपना प्याला मेरी तरफ उठाया। मैंने भी अपना प्याला उससे टकराने के लिए उठाया। मुझे यह नहीं पता था कि जब हम बर्फ बेच रहे थे और जश्न मना रहे थे तब हंग मिन हा ने भ्रष्ट अफसरों या मामूली बाजार के इंस्पेक्टरों से कहीं ज्यादा खतरनाक चीज को जगा दिया था। क्याओ कुआन के साथ खाना खाने के बाद मैजिस्ट्रेट ने अपने कारिंदे को एक सुनहरे टोकन के साथ अपनी हवेली के पीछे के दरवाजे पर भेजा था जो अंडरवर्ल्ड के लिए मौत का फरमान था। होंग परिवार से जुड़ा हुआ या उनके कर्जदार कोई भी इंसान इसे एक आदेश समझे। करिंदे ने अपनी सीटी पर 3 धुनें बजाई। ईंटों के बीच की एक छिपी हुई जगह में एक एम्ब्रॉयडर्ड चिट्ठी रखी और जब उसने दोबारा देखा तो टोकन गायब था। वो चिट्ठी ब्लैक ड्रैगन किंग नाम के एक आदमी तक पहुंची जो ब्लैक ड्रैगन गैंग का लीडर था। शांग काउंटी का सबसे ताकतवर मुजरिमों का संगठन। वो एक सुनहरा नकाब पहना था और सैकड़ों ट्रेंड लड़कों को काबू में रखता था। हैंगवा ने उसे 3000 जीन नमक और नॉर्थ के इलाकों से 1 साल तक गुजरने की छूट का ऑफर दिया था। डेरे में काम करने वाले किसी भी गैंग के लिए यह एक बहुत बड़ा खजाना था। ब्लैक ड्रैगन किंग के आदेश बहुत सीधे थे। हॉर्स रेंच पर हाथ में हमला करे, रात में मुझे जिंदा पकड़े, अगर मैंने विरोध किया तो मेरे चारों हाथ पैर तोड़ देना। वो खुद निकला, अपने साथ 2 गैंग लेफ्टिनेंट्स, 10 एलीट गार्ड्स और 100 हथियारबंद लड़कों को लेकर गया। वे अंधेरे से होते हुए रेंच की तरफ बढ़े। गैंग के साथ सफर करने वाले एक रहस्यमय ज्योतिषी ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की थी कि भविष्यवाणी ने सिर्फ अफरा तफरी और उलझन दिखाई थी। वो साफ जीत नहीं जिसकी ब्लैक ड्रैगन किंग ने उम्मीद की थी। लेकिन ब्लैक लीडर ने उस चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। उसे पूरा भरोसा था। आधी रात में नौजवान अकेले लॉर्ड खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत तो वापस मेरे आंगन में। चांद बादलों के पीछे छिप गया
हवा तेज हो गई। दूर कहीं बादल गरज रहे थे। भी काले कपड़े पहने हुए लोग एक साथ एक हर दीवार के नीचे कूदे, दर्जनों की तादाद में। आग की रोशनी में उनकी तलवारें और खंजर चमक रहे थे। वो मेरे लिए आए थे। हर दीवार और छत से काले कपड़े पहने हुए लोग नीचे कूद रहे थे। 200 से ज्यादा हथियारबंद लड़कों ने आंगन को भर दिया। औरतें चीख उठी, नौकर तीतर बीतर हो गए। तनेर ने खुद को मेरे सामने कर दिया, जबकि मेरे बैम्बू गार्डन के आदमियों के हाथ जो लगा उठाने गए। एक कुर्सी के पाए कुछ भी। 12 लीट लड़के पूरी सफाई के साथ आंगन के बीचों बीच उतरे। उनमें से एक आगे आया और एक याद किए हुए स्केच से मेरी पहचान पक्की की। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं वहां बैठा अपनी शराब पीता रहा और देखता रहा। एक भौंकने वाला कुत्ता किसी जवाब के लायक नहीं होता। योंगसेन ने अपनी तेज आंखों से हालात का जायजा लिया। किंग बाओ गुस्से में था। योंगसेन ने उसके सीने पर हाथ रखकर मुश्किल से रोक रखा था। चाओसी मेरे बगल में उड़कर बैठा था, एकदम चौकन्ना और तैयार। मैंने इशारा दिया। योंगसेन ने अपना हाथ हटा लिया। किनबाओ एक भालू की तरह आगे झपटा और उसके गैंग लेफ्टिनेंट के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि दांत और खून हवा में उड़ गए और आदमी वहीं ढेर हो गया। फिर मैंने एक के बाद एक तेजी से आदेश दिए। योंगसेन असली लीडर के आने का इंतजार करे और उसे खत्म करे। जिनबाओ उन 15 लीड्स को तबाह कर दो, हो सके तो जिंदा, जरूरत पड़े तो मुर्दा। राउशी करीब रहो और जहाँ भी जरूरत हो मदद करो। तनेर दौड़कर दूसरे आंगन में जाओ और कवच पहने हुए स्पीयरमैन और क्रॉसबो को लेकर आओ, या काम करने वाले कमरों की तरफ भागो और सभी 3000 रेंच निवासियों में को मशालों और हथियारों के साथ इकट्ठा करो। उसने कहा, जो भी अच्छे से लड़ेगा उसे इनाम में नमक मिलेगा। मैं एकदम शांत था, मेरी आवाज स्थिर थी, हर एक आदेश एकदम सटीक। यांग ने बाद में मुझे बताया कि अचानक हुए हमले के बीच इस तरह हुक्म देते हुए देखकर उसे पूरा यकीन हो गया था। वह यह सिर्फ एक चतुर व्यापारी नहीं था, एक पैदाइशी लीडर। फिर असली बॉस सामने आया। एक विशाल आदमी आसमान से कूदा और जमीन पर इतनी जोर से पटका कि जमीन हिल गई। उसने एक सुनहरा नकाब पहन रखा था और उससे किलिंग वेव्स उठ रही थी। वो खुद ब्लैक ड्रैगन किंग था। जिनबाओ ने एक मुक्का मारा। गैंग लीडर ने अपने खुद के मुक्के से उसका सामना किया। जिनबाओ मुश्किल से 1 कदम पीछे हटा। ब्लैक ड्रैगन किंग 10 कदम पीछे लड़खड़ा गया। वो हैरान था। पूरे शोगुन काउंटी में आज तक उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन ब्लैक ड्रैगन किंग बहुत तेज था। उसने अपनी गजब की फुर्ती का इस्तेमाल किया और जिनबाओ की पीठ के पीछे पहुंच गया और जिनबाओ की गर्दन के पीछे के हिस्से पर खंजर तान दिया। जिनबाओ उसे देख नहीं पाया और उसके माथे पर पसीना आ गया। मैं यही हूँ, चाओशी ने बहुत आराम से कहा। उसने ब्लैक ड्रैगन किंग के हाथ से खंजर पर थप्पड़ मारा और एक ही झटके में उसके माथे पर जोरदार हमला किया। सुनहरा नकाब उड़कर दूर जा गिरा और एक ऐसा चेहरा सामने आया जो बुरी तरह जला हुआ था। वो बिल्कुल पिघले हुए मोम के जैसा लग रहा था। इसके दाग पहचानने में भी नहीं आ रहे थे, जो सिर्फ नकाब के नीचे लगे हुए दवा के लेप की वजह से सहने लायक था। नकाब के बचाव के बिना वो खुला हुआ मांस दर्द से चीख उठा। ब्लैक ड्रैगन किंग ने अपने ही चेहरे को नोचना शुरू कर दिया। हर दरार से खून रिस रहा था। वो पागल हो गया और अपनी सारी रणनीति भूल गया। उसने अपने आदमियों को चिल्लाकर हुक्म दिया कि सबको मार डालो। 12 एलिट्स ने एक साथ जिनबाओ और शियाओसी पर हमला कर दिया। योंगसेन ने अपनी लंबी तलवार निकाली और उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा, जिसकी वजह से मैं खुले में अकेले खड़ा हो रहा। ब्लैक ड्रैगन किंग ने अपना मौका देखा। वो सीधा मेरी तरफ झपटा। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से पागल हो रही थी। मैं अपनी जगह पर डटा रहा और इंतजार किया कि मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है। तब कुछ सेकंडों में हुआ। ब्लैक ड्रैगन किंग के एलिट्स ने योंगसेन को घेर लिया और जिनबाओ व चाओसी को फंसा लिया। 2 गैंग लेफ्टिनेंट और 3 गार्ड्स ने योंगसेन को घेर लिया था। मैं अपनी भारी तलवार घुमाई और एक गार्ड के पीठ से चीर दिया। फिर एक लेफ्टिनेंट का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन वो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल पाया। जिनबाओ ने अपने स्पीयर से दाएं और बाएं गार्ड्स को छेद दिया, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। चाओसी ने मेरी तरफ छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। मेरे तीनों वॉरियर्स ने मेरा नाम पुकारा। उस समय पर मुझ तक नहीं पहुंच सकते थे। ब्लैक ड्रैगन किंग सीधा मेरी तरफ झपटा। उसके खुले हुए चेहरे से खून बह रहा था। उसके हाथ मुझे पकड़ने के लिए आगे फैले हुए थे। तभी मैंने उन्हें देखा। मेरे 50 आर्मर्ड स्पीयरमैन और 15 क्रॉसबो आंगन में दौड़ते हुए आ रहे थे। मैं एक खंबे के पीछे झुका और छलांग लगाकर उनके फॉर्मेशन के बीच पहुंच गया। माउंटेन एरे, मैं चिल्लाया। 5 लाइनें तुरंत बन गई। 50 बैम्बू स्पीयर्स सुइयों की तरह दीवार की तरह आगे तन गए। वार करो। ब्लैक ड्रैगन किंग पहले ही बहुत करीब आ चुका था। उसकी रफ्तार उसे आगे खींच रही थी। उसने रुकने की कोशिश की, लेकिन रुक नहीं पाया। 1 दर्जन स्पीयर एक साथ उसके शरीर के आर पार हो गए। सीना, पेट, हाथ, फिर तीनों और स्पीयर्स उसकी आंखों
और मुंह में जा घुसे। वो अकड़ गया और गिर पड़ा, एक भयानक कठपुतली की तरह छिता हुआ जमीन पर। गिरने से पहले ही ये मर चुका था। यांग हैरानी से देखता रह गया। जिनबाओ खुशी से भर गया। बचे हुए गैंग एलिट्स, एक लेफ्टिनेंट और 5 गार्ड्स रथों पर कूदकर भागने की कोशिश करने लगे। क्रॉसबोज, मैंने आदेश दिया। 15 क्रॉसबोज, हर एक में 5 थी। 70 से ज्यादा तीरों की एक बौछार और आसमान भर गया। भागने वाले लड़के हवा में ही छल्ली हो गए, के आर पार तीर घुस गए और वो लुढ़कते हुए वापस जमीन पर गिर गए। सिर्फ एक गार्ड दीवार से छिपकर जिंदा बच पाया और उसके शरीर में भी 3 तीर घुस गए थे। तो आम गैंग फाइटर्स घबरा गए और भागने के लिए दीवारों पर चढ़ने लगे। किंग बाओ ने अपना स्पीयर उड़ाया और शाओसी के साथ उनके पीछे भागे। इस बीच सिया ने अपना काम कर दिया था। हजारों रेंच निवासी हर तरफ से आ रहे थे, मशाले और जो भी हथियार हाथ में लगा लिए हुए, एक जाल बनाते हुए। भागने वाले मुजरिम आसानी से नहीं बच सकते थे। गैंग फाइटर्स छिपने के लिए पास के एक झरने में कूद गए, पानी के बहाव की उल्टी दिशा की तरफ, जहां उन्होंने अपने घोड़े छोड़े थे। जब तक वे उस जगह तक पहुंचते तो उनमें से मुश्किल 60 ही जिंदा बचे थे। वे पूरी तरह भीगे हुए थे, ठंड से जम रहे थे और बेबस थे। वे अपने घोड़ों पर कूद गए, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मेरा काला घोड़ा, घोड़ों का राजा, अपने 15 साथी घोड़ों के साथ और अपनी चुनी हुई घोड़ी वहीं पास में चल रही थी। यह सब उसका इलाका था, की टेरिटरी थी। और अचानक उसके बीच में 100 अजनबी घोड़े आ गए थे। वो घोड़ों का राजा अंधेरे में से एक जिंदा हथौड़े की तरह बाहर निकला। गुस्से से चीखते हुए उसने बचे हुए लोगों के लीडर की घोड़ी पर छलांग लगा दी, अपनी धाक जमाते हुए। उस घोड़ी ने तुरंत अपने कान नीचे कर लिए और हार मान ली। गैंग के ग्रुप का हर दूसरा घोड़ा घोड़ों के राजा की दमदार दहाड़ पर नीचे जमीन पर बैठ गया। 60 हथियारबंद मुजरिम उन घोड़ों पर बैठे थे जो हिलने से इनकार कर रहे थे। वो एक ऐसे घोड़े के हक्के में जमे हुए थे जो खुद के अलावा किसी की नहीं सुनता था और जो धीरे धीरे मेरी सुनने लगा था। उस घोड़े के राजा ने अभी वो कर दिखाया था जो एक पूरी आर्मी नहीं कर सकती थी। दुश्मन के भागने के रास्ते को पूरी तरह रोक दिया था। गैंग के घोड़े हिल भी नहीं रहे थे। हर सवार ने लात मारी और कोड़े बरसाए, लेकिन उनके जानवर या तो लेट गए या जमे हुए खड़े रहे। के कान घोड़ों के राजा के सामने पूरी तरह हार मान कर पीछे की तरफ मुड़ गए थे। जिनीमो को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उनमें से एक, जो आखिरी जिंदा बचा हुआ एलीट गार्ड था, उसने यह बात समझ ली थी। घोड़ों का राजा एक लीडर था और उसकी मौजूदगी ने उसे आसपास के हर घोड़े के स्वाभाविक रूप से उसकी बात मानने की भावना पैदा करती थी, जैसे किसी तबेले में एक शेर घुस गया हो। छोटे जानवर उसकी बात को ऐसे इनकार नहीं कर सकते थे। उसने अपने आदमियों को घोड़े के राजा को मारने का हुक्म दिया। 1 दर्जन लड़ाकों ने अपनी तलवारें निकाल ली और हमला कर दिया, लेकिन घोड़ों का राजा एक आम जानवर नहीं था। उसने चकमा दिया और उनके चारों तरफ घूमने लगा, जंग की ऐसी दहाड़े मारते हुए जो चारों तरफ गूंज रही थी। उसके 15 साथी घोड़ों ने उसके बगल में एक जंग की लाइन बना ली और जिस घोड़ी को उसने अपना बनाया था, उसने गैंग के उन 100 से ज्यादा घोड़ों को इकट्ठा कर लिया और उन्हें उनके ही हिस्सावारों के खिलाफ कर दिया। पूर चले, दांत मांस में गड़ गए। उसे चेहरे पर 2 लातें पड़ी। एक ने उसकी नाक घास में दी और दूसरे ने उसकी खोपड़ी खोल दी। वो घास पर खून से लथपथ होकर मर गया। थके हुए गैंग के लोग पैदल ही तितर बितर हो गए, थके हुए और बिना घोड़ों के साथ। राउची सबसे पहले पहुंचा। अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करके जल्दी से वहां पहुंचने के बाद उसने नजारा देखा और जोर से हंस पड़ा। उसने पहले भी जंगली जानवरों को इंसानों पर हमला करते देखा था। इन घोड़ों द्वारा इंसानों पर किया गया ऐसा संगठित कैवेलरी चार्ज कभी नहीं देखा था। वो घोड़ी एक जनरल की तरह झुंड को निर्देश दे रही थी, ऐसे हमले करवा रही थी जो असली मिलिट्री टैक्टिक्स की नकल थी। सीधे हमले, बगल से घेरना, चारों तरफ से फंसाना, यह सब घोड़े के राजा की आवाजों पर हो रहा था। चाउसी को तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने बस घोड़ों को अपना काम करते हुए देखा। 1 घंटे बाद में सिया और हजारों रेंच के आदमियों के साथ मशाले लेकर पहुंचा। 31 गैंग के लोग जमीन पर पड़े थे। उनमें से आधों को गंभीर चोटें आई थी, कान चबा लिए गए थे, पसलियां टूट गई थी और हाथ पैर कुचले हुए थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ईंट की मशीन से होकर गुजरे हों। फिर घोड़ों का राजा दौड़ते हुए मेरे पास आया। उसने अपनी नाक मेरे सीने से लगाई, मेरे हाथ को चाटा और अपनी गर्दन मेरी गर्दन से रगड़ी। पिछले कुछ दिनों से नहीं उसे अपने हाथों से नमक और बेहतरीन दाना खिला रहा था, उसके बालों में ब्रश कर रहा था और उसे
खुद नहला रहा था। वह पूरी तरह मुझसे जुड़ चुका था। मैंने आज रात बहुत अच्छा काम किया, मैंने उसके विशाल सिर को सहलाते हुए कहा। तुम्हारे लिए ज्यादा खाना और नमक। आखिरी गिनती ब्लैक ड्रैगन किंग मारा गया। मेरे फेयरमैन ने उसे छल्ली कर दिया था। दोनों गैंग्स लिeutenants मारे गए। 10 में से 9 एलीट गार्ड्स मारे गए। आखिरी वाला मुश्किल से अपने शरीर में 3 क्रॉसबो के तीर लिए भाग निकला। 100 आम लड़कों में से लगभग 40 पीछा करते वक्त मारे गए। 31 के घोड़ों की भगदड़ ने पकड़ लिया और बाकी अंधेरे में गायब हो गए, घायल और टूटे हुए। आंगलैंड का अंडरवर्ल्ड का हथियार एक ही रात में पूरी तरह तबाह हो गया था। उसका सबसे ताकतवर मुजरिम साथी मारा गया था। गैंग के साथ का उसका खुफिया रिश्ता पीछे छूटे हुए लाशों और हथियारों के जरिए बेनकाब हो चुका था। और वो घोड़ों का राजा जो 10,000 टेल्स में मैंने सुबह अचानक ही खरीद लिया था, ने खुद को मिलिट्री से भी ज्यादा कीमती साबित कर दिया था। वो सिर्फ बच्चे पैदा करने वाला घोड़ा नहीं था, वो एक रक्षा के हथियार और हर चीज की निशानी था जिसे मैं बना रहा था। मैं उस पर सवार होकर मशालों से भरे आसमान के नीचे हवेली वापस लौट। मेरे लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर मेरी जय जयकार कर रहे थे। तो लूमोस मानवर रिकैप ये सीरीज अभी यहीं तक अपलोड हुई है। अगर इसका आगे का पार्ट अपलोड होता है तो मैं उसको डब कर आपको इसी अंदाज के साथ अपने चैनल पर पेश करूंगा। गाइस कैसा लगा मेरी ओरिजिनल वॉइस में एक्सप्लेनेशन? अगर ऐसी मजेदार सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। बाय बाय।